तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार मित्रों, काशी दैवज्ञ मंच कास्टोडियम में आपका स्वागत है। बहुत पहले एक सीरीज हमने शुरू की थी सरकारी नौकरी के संबंध में। सरकारी नौकरी के संबंध में हम ये देखते हैं कि अधिकतर लोग मुझसे पूछने आते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हों जिसके कारण हम सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमें सरकारी नौकरी के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसका एक हस्तरेखा पे बहुत बड़ी सीरीज मैंने चलाई थी और मेरे पिछले वीडियो अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि हस्त शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा भी ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति के परिवार में अथवा उसके कुल में सरकारी नौकरी की स्थिति कैसी है और स्वयं के व्यक्ति की योग्यता कितनी है। अभी इस क्रम में मैं ज्योतिष में आ गया हूं और जन्मांक के आधार पर ये प्रयास बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तविक रूप से सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है। समाज इस समय समाज में जब युवा अपने किशोरावस्था से शिक्षा के श्रेष्ठतम स्तर पहुंचता है तो उसे बहुत से मार्ग खुलते हैं, जिसमें कुछ विशेष मार्ग हैं जो सरकार के पद पोस्ट को आकर्षित करते हैं। व्यक्ति कुछ लोग समाज से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग मंत्री पद चाहते हैं, कुछ लोग विधायकी चाहते हैं, कुछ नेतृत्व करना चाहते हैं, नेता चल रहे हैं, सांसद बनना चाहते हैं। तो एक रूप से ये जो मैं वर्णन करना जा रहा हूं जन्मांक के माध्यम से ये कैसे देखें कि सरकार पक्ष, राज्य पद अथवा पद प्रतिष्ठा पाने के जो गौरव योग हैं, जिसे छत्र योग कहा जाता है, छत्र योग प्राप्त करने के आप में कुंडली में योग है अथवा नहीं है। तो कुंडली में योग देखने के लिए हम लोग जो है कुछ विशेष चीजें देखते हैं। मैं अपने यहां 5 सूत्रों का आज प्रदान करूंगा और ये 5 सूत्र प्रीसियस जेम्स हैं, एक बहुत ही अनमोल रत्न है। जब भी आप ये 5 सूत्र को लगाएंगे और जितने ये 5 सूत्र जितनी मात्रा में किसी की कुंडली में घटित होगा, व्यक्ति के राजयोग संबंधित, चमर योग संबंधित, प्रचंड राजयोग संबंधित उतनी मात्रा में वो बनता चला जाएगा, योग बनता चला जाएगा। वैसे व्यक्ति अगर अपने प्रतिभागी बनता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में इत्यादि के माध्यम से और वो समाज के माध्यम से सेवा करता है, राजनीति में उतरता है, राजनीति के माध्यम से अगर वो अपने कर्म को जो है शासन प्रशासन इत्यादि की तरफ मोड़ देता है तो आज नहीं कल उसे 100% सफलता मिलेगी। कब मिलेगी ये तो हमें दशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, भुक्ति में, गुरु के गोचर से हम देखेंगे। लेकिन शनि और गोचर के अलावा अगर हम छोड़ दें तो पहले हम प्रॉमिस देखते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति जो है राजा बनना चाहता है, चाहे वो अच्छी नौकरी के थ्रू अथवा चाकरी के थ्रू अथवा सांसद, नेता, विधायक के थ्रू, तो उनके कुंडली में ऐसी कौन सा योग हो जिसके कारण उनके कुंडली में राजयोग घटित होगा। पहली बात, कल हमने कहा था कि अगर तत्वों का आपस में मिलन हो तो हमें कुंडली में बहुत जानकारी मिल जाती है और तत्व एक दूसरे को सहयोग कर रहे हों तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलता है। आज हम इस चीज शुरू करेंगे। श्री गणेश जी शुरू गणेश करता हूं और आप इस कुंडली में अपने किसी भी जो आपके परिवार आसपास के लोग हों उनकी कुंडली में ये सूत्र अप्लाई करिएगा और मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में यह सूत्र कितने प्रतिशत घटित हो रहा है और कितनी प्रतिशत इसमें खामियां हैं जिसको सुधारा जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन भी जगाइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ऐसा है कि अपने विद्यार्थियों से लेकर जन सामान्य को और अपने बच्चों को भी शिक्षा के माध्यम से देख लेना कि उनमें सरकारी जो योग का प्रॉमिस है कि नहीं है। जब तक आप प्रॉमिस नहीं देखेंगे तब तक अपने बच्चों को उस दिशा में मोड़ नहीं सकते। तो एक तो पेरेंट्स, गार्जियन के लिए ये वीडियो अति आवश्यक है। दूसरे तो सिविल इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये आवश्यक है। और मेरे ज्योतिष बंधु जो लगातार
प्रैक्टिस करते हैं और लोग उनसे मिलने आते हैं, तो मैं जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग एक पहले इन 5 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। 5 सूत्र हैं क्या? तो 5 सूत्रों में पहला सूत्र है कि जब जन्मांग आप बनाइए किसी की भी कुंडली लेकर, धर्म मैंने बताया था कि उसमें प्रत्येक कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 भाव होते हैं। और ये चारों भाव लगातार 3 बार कुंडली में वो करते हैं। जैसे कि जन्मांग का लग्न धर्म भाव होता है, उसका द्वितीय भाव अर्थ भाव होता है, उसका तृतीय जो है वो काम भाव होता है, उसका चतुर्थ मोक्ष भाव होता है। फिर त्रिकोण से फिर ये नियम लागू हो जाएगा। पंचम भाव धर्म हो गया, छठम हो गया अर्थ का, सप्तम हो गया कामनाओं का, अष्टम हो गया मोक्ष का, फिर नवम भाव हो गया धर्म का, दसम भाव हो गया अर्थ का, एकादश भाव हो गया कामनाओं की पूर्ति का, द्वादश भाव है मोक्ष का। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 जो भाव हैं ये 3 श्रेणियों में लगातार एक कंटिन्यू हिसाब से कुंडली में चलेंगे। इसके बारे में मेरा पिछला वीडियो है, आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो धर्म अर्थ काम भाव की श्रेणी है। तो हमें एक नियम जान लेना है कि लग्न से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष गिनते जाएंगे, फिर उसको 12 राशियों में लगातार गिनेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 3 बार गिनेंगे। 3 सीरीज इसको करेंगे। 4 राशियों को, 12 राशियों को 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 भावों पुरुषार्थों से बांटेंगे। 12 राशियों को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थों से बांटेंगे तो हम देखेंगे 4 3 12, ये 3 बार रिपीट होगा। तो पहला सूत्र तो यही है कि हमें ये देख लेना चाहिए किसी व्यक्ति के कुंडली में कि धर्म के बाद जो अर्थ है, अर्थ तत्व के जो भाव हैं 2, 6, 10, इनका आपस में संबंध हो रहा है कि नहीं। जब क्योंकि अगर इनके तत्व जब तत्वों का आपस में संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति धनार्जन की श्रेणी में श्रेष्ठ स्तर पे चला जाता है। और किसी भी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे धनार्जन किया जाए, क्योंकि धनार्जन एक तरह से हमको बता देता है कि व्यक्ति की वैल्यू कितनी है, विशेषकर कलयुग में। अगर आज यह कलयुग न होता और हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी के व्यक्ति कुंडली लेते तो हमें उसे धर्म भाव पर विचार करना चाहिए। लेकिन आज चूंकि हमें धर्म भाव मेरा लक्ष्य नहीं है, अर्थ भाव लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ नौकरी और चाकरी और पद प्रतिष्ठा की बात चल रही, तो हम अर्थ भाव को फोकस करेंगे। इसलिए पहला सूत्र ये है कि अर्थ तत्व का आपस में हमें मिलन देख लेना चाहिए। अर्थ तत्व का आपस में मिलन देना चाहिए, मतलब द्वितीय का, छठे का, दसम का, इनके भाव या भावेश जब आपस में मिलते हैं तो अर्थ तत्व बलवान हो जाता है। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है हमारे ज्योतिष में कुंडल केतु को छत्र अथवा चवर माना जाता है। जब भी यह चाहे वो चवर के रूप में, चाहे वो झंडा के रूप में, अगर सूर्य के साथ जुड़ता है तब भी ऐसा व्यक्ति किसी ने पद पोस्ट प्रतिष्ठा, गेस्टेड ऑफिसर अथवा किसी मंत्री मिनिस्टरों की श्रेणी पर चला जाता है अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से। कितना निम्न कुल में व्यक्ति जन्म ले, वो निश्चित रूप से अपने जीवन के अंत में एक पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करके ही यह शरीर छोड़ता है। ईश्वर की ऐसी माया ही है। और ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरे सूत्र में मैं बात करूंगा कि हमारे पूरे कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वो लाभ भाव है तो वह भाव कामनाओं का, लेकिन लाभ भाव का जब संबंध नौकरी भाव से हो जाए, धन भाव से हो जाए, तो आप देखेंगे कि लाभ भाव का संबंध जब भी नौकरी से हो जाए तो नौकरी से लाभ मिलने लगता है, धन भाव से हो जाए तो नौकरी से जो है लाभ जो है धन भाव को मिलने लगता है। तो जब भी ये तीसरा नियम लागू होगा कि लाभ भाव का संबंध जब भी धन भाव से या नौकरी चाकरी मतलब छठे भाव से हो जाए तब भी ऐसा व्यक्ति उत्तम पद प्रतिष्ठा पद पे काम करता है। एक तीसरा सूत्र ये है। और चौथे सूत्र पे हम चलते हैं तो नवम भाव जो नाइन्थ हाउस है उसका लॉर्ड अथवा नवम भाव किसी रूप से उसको माना जाता अथेंटिसिटी या रेपुटेशन या यूं समझे कि एक प्रतिष्ठा माना जाता है। तो जब नवम भाव का संबंध किसी भी रूप से जब कर्म कारक शनि से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है वो बड़ा प्रतिष्ठित करता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो नवम भाव का संबंध, नवम लॉर्ड का संबंध, नवम में बैठे हुए सिचुएटेड ग्रह का संबंध अथवा डिस्पोजिटर का संबंध जब भी
शनि से हो तो एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कर्म बड़ा श्रेष्ठ होता है, प्रतिष्ठित कर्म करता है। ये चौथा सूत्र हो गया। और पांचवा सूत्र मैं जो दे रहा हूं वो है दसम भाव को हमारे यहाँ ज्योतिष में, पराशरी में भी और क्लासिकल में भी दसम भाव को माना जाता है कि एक जो विरासत होता है और जो राज्य होता है, सम्मान होता है, व्यवसाय होता है, उसका संबंध जब भी हमारे यहाँ प्रतिष्ठित भाव कहा गया नवम भाव अथवा सूर्य मतलब रॉयल साइन से जुड़ जाए, वो रॉयल साइन से जुड़ जाए, रॉयल लाइनेस से जुड़ जाए, नवम भाव से जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में बड़े प्रतिष्ठित कर्म करता है। यानी जो दसम भाव है, राज्य का भाव है, उससे संबंध सूर्य या सूर्य की राशि हो जाए, नवम या नवम के लॉर्ड से हो जाए, मतलब नाइन्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध बन जाए दसम से, या दसम का संबंध सूर्य या सूर्य साइन से मिल जाए, तो किसी भी रूप से ये 5 सूत्र अगर कुंडली में जितनी मात्रा में घटित होंगे, जितनी मात्रा में, जैसे 5 सूत्र हैं 20% से मान लेते हैं, मान लीजिए किसी का ये तीनों सूत्र घट गया तो 60% ऐसे व्यक्ति का मैच्योर प्रॉमिस हो जाता है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र में जाएगा ही जाएगा। तो ये अगर 2 सूत्र, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति जीवन में ज्योतिषी के पास आता है तो एक सूत्र तो प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में घट जाते हैं। तो अमूमन हर व्यक्ति इस समय नौकरी इत्यादि करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं कहूंगा एक न हो, एक वचन द्विवचन के अपेक्षा बहुवचन हो। 2 सूत्र मिलने का अपेक्षा है वो बहुवचन में ये समीकरण पूरा की। 2 सूत्र मतलब कम से कम 2 घटित हो या 2 से अधिक घटित हो, तो निश्चित रूप से ये सूत्र मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में कोई भी सरकारी संबंधित काम करना चाहेगा, राज्य संबंधित काम करना चाहेगा, सांसद विधायक संबंधित चुनाव लड़ना चाहेगा, राजनीति करना चाहेगा, अधिकारी बनना चाहेगा, आईएएस पीसीएस बनना चाहेगा, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योग बन जाते हैं। अच्छा, इस कुंडली को अगर हम ये सूत्र, 5 सूत्र को अगर मैं लगाऊं तो 5 सूत्र किसी रूप से घट सकते हैं। और यही नहीं, हम इस सीरीज में मैं कोई थोड़े से उदाहरण देकर समझाता हूं। मेरे पास एक डीएम साहब की कुंडली मुझे प्राप्त हुई है अभी भी, तो इस कुंडली को मैं ये सूत्र लगाता हूं और आपको इस सूत्र के माध्यम से देखता हूं कि वास्तव में ये सूत्र घटित होता है कि नहीं। इस डीएम साहब का ना तो मैं नाम बताऊंगा और ना तो इनके गुप्त रखूंगा, लेकिन ये डीएम साहब की कुंडली को आप देख लीजिए और इस पर विचार करिए। इस जन्मांग पे जैसे ही विचार आप करेंगे, आप पाएंगे कि जो सूत्र है, इसके बाद अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम इस बारे में दूसरे विवरण, इस जो इनका है, इसमें चौथी राशि है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क राशि बैठी हुई है और पूरा हम इसको बैठा देते हैं और फिर देखते हैं कि मंगल पहले है, उसके बाद सूर्य है, उसके बाद बुध है और फिर सूर्य है। ये 3 ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं और शुक्र बैठा है पंचम में और बृहस्पति बैठे हैं द्वितीय भाव में, केतु बैठा है तृतीय भाव में और राहु बैठा है उसके 180 डिग्री आगे, और इसके अलावा शनि बैठा है इस भाव में और चंद्रमा बैठा है पंचम में। अब हम एक चीज कंप्लीट करते हैं। ये हमने 5 सूत्र बताया था। मैंने पहला सूत्र बताया था अर्थ का संबंध, अर्थ तत्व का आपस में संबंध होना चाहिए। पहले सूत्र में हमने बताया था अर्थ तत्व संबंध, अर्थ तत्व संबंध। अर्थ तत्व संबंध पहला सूत्र देख लेते हैं। इनका धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनका देखेंगे धर्म के बाद अर्थ, अर्थ में अर्थ के 3 जो कारक ग्रह हैं, गुरु, शुक्र और सूर्य, इनका संबंध आपस में बन रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि अर्थ का एक कारक गुरु भी है और गुरु अपन यहां से निकल जाके अपने ही अग्नि तत्व में
अर्थ जो तत्व है उसमें अग्नि बैठा है, अग्नि तत्व है। सिंह जो राशियां होती हैं वो अग्नि की होती हैं, धनु राशियां अग्नि की होती हैं, ये भी है। यहां पर अग्नि तत्व का मालिक अग्नि तत्व में जाकर बैठ गया, मतलब गुरु जाकर अग्नि तत्व सिंह में बैठ गया। तो यहां देखेंगे कि जो धन भाव है, धन भाव में अग्नि तत्व का संबंध हो गया, अग्नि तत्वों का संबंध हो गया है, धन भाव में अग्नि तत्व का संबंध हो गया है। तो निश्चित रूप से एक समीकरण, पहला समीकरण पूरा हो जा रहा है। दूसरा समीकरण था कि केतु चमर अथवा वो है केतु चमर अथवा छत्र है या झंडा है किसी, अगर इसका संबंध सूर्य से हो जाए तो हम इसे देखते हैं, ये भी एक प्रॉमिस है। लेकिन हम देखते हैं किसी रूप से केतु का संबंध सीधे सीधे सूर्य से नहीं हो पा रहा है, लेकिन केतु सब जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी जाकर सूर्य के साथ संलग्न है। तो मैंने कहा था कि जब भी संबंध बनेगा तो उसका डिस्पोजिटर, मतलब इसका स्वामी यहां जाकर बैठ गया तब भी संबंध बना ले रहा है। तो निश्चित रूप से यहां यह संबंध पूर्ण नहीं है, लेकिन 50% संबंध बन रहा है। तो हम इसको ज्यादा तो गहरा नहीं मानेंगे, लेकिन 50% मान सकते हैं, क्योंकि केतु जिस राशि में बैठी है उस राशि के अनुसार फल देता है। तो केतु कन्या राशि में बैठा, कन्या राशि का मालिक जाकर सूर्य के संबंध बनाया है, तो ज्यादा फल न मिले, 50% फल मिल रहा है। तीसरा सूत्र मैंने दिया था अपनी कुंडली में कि तीसरा जो सूत्र था, हमने सीधे कहा कि लाभ का संबंध नौकरी वाले भाव से हो जाए या लाभ का संबंध धन वाले भाव से। तो यहां लाभ का जो मालिक है वो है शुक्र, लाभ का जो मालिक है वो है शुक्र, वृष राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र उठ के आके चला गया यहां धन भाव में बैठ गया। तो तीसरा समीकरण जो था वो लाभ का संबंध या तो धन से हो जाए, धन भाव से हो जाए, या नौकरी के भाव से हो जाए, नौकरी मतलब हष्ट भाव से। तो यहां आप देखेंगे कि ये तीसरा समीकरण भी पूरा हो गया, क्योंकि लाभ का संबंध सीधे धन भाव से हो गया, तो तीसरा समीकरण भी यहां पूरा हो गया। अब चौथा संबंध हम देखते हैं। दो संबंध तो एकदम एग्जैक्ट सही हुए हैं। चौथा सूत्र जो मैंने दे रखा था, चौथा सूत्र था कि अगर नवम भाव प्रतिष्ठा है और नवम भाव का प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो कर्म है, अगर हम इसे नवम भाव प्रतिष्ठा है, ऑथेंटिसिटी है, रेपुटेशन है, इसका संबंध अगर शनि से बन जाए तो इसको देखेंगे तो यहां का संबंध सीधे सीधे शनि से नहीं बना है, क्योंकि शनि जो है मेष राशि में है, लेकिन यहां गुरु की कोई 7, 8, 9, तो गुरु की दृष्टि यहां सिर्फ पड़ी है, शनि से संबंध बन रहा है। आप देखेंगे गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है, गुरु का 7वां गुरु देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो गुरु अपनी दृष्टि से संबंध बना रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना रहा है। तो ये मानेंगे कि प्रत्यक्ष संबंध न बनने पर, सिर्फ दृष्टि संबंध बनने पर इसकी दृष्टि संबंध भी हम 50% ही मानेंगे, या हम इसे सिर्फ 25% मान लेते हैं, ज्यादा ये संबंध नहीं मानेंगे, इसको सिर्फ 25% नहीं मान, क्योंकि दृष्टि से संबंध बना है और डिस्पोजिटर से जो संबंध नहीं बना है। तो हम ये चौथा समीकरण पूरा हुआ, लेकिन 100% पूरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ परसेंट पूरा हुआ है। और जो 5वां सूत्र मैंने दे रखा था उसमें था कि दसम का संबंध, दसम राज्य है, प्रशासन है, सरकार है, राजा का अधिकार है, उसका संबंध जब भी सूर्य से बने या नवम भाव प्रतिष्ठा से बने, तो मैंने देखा है कि राजा का जो दसम भाव का मालिक है, दसम भाव मेष राशि है, और मेष राशि का जो स्वामी होता है वो है मंगल। तो मंगल आप देखेंगे मंगल इस भाव का स्वामी चला गया है सीधे सूर्य के साथ, मंगल बुध सूर्य। तो जो 5वां समीकरण है कि जब भी दसम भाव का स्वामी राजा से संबंध बना ले, तो मंगल का संबंध सीधे सीधे राजा के साथ होने से राजा संबंध बन गया, अथवा नवम से संबंध बना ले, तो नवम से संबंध तो नहीं बना पाया है, लेकिन ये राजा सूर्य से संबंध बना लिया, इसलिए 5वां समीकरण भी कंप्लीट हो गया है कि दसम भाव का संबंध हो गया है सूर्य से। तो ये 5 समीकरण थे, और 5 समीकरण इस कुंडली में देखेंगे तो ये घटित होकर आ रहा है। और कल हम, अगर आप चाहेंगे तो मैं कल किसी राजनेता की कुंडली यहां रखूंगा और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के कुंडली के चित्र रखूंगा, और आज ये वीडियो बड़ी न हो जाए इसलिए हम इसमें कुछ और सुधार करते हुए इसको कल श्रेणी में इसको आगे बढ़ाएंगे।
और कुछ स्टूडेंट्स की कुंडली लेंगे कि वास्तव में उनकी शिक्षा कैसे, जो उनका शिक्षा कैसे देख लें कि उनका उसी प्रकार की उनको गाइडलाइन दिया जाए ताकि वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हुए अच्छे राजयोगों के साथ वो बना ले। आज मैं बड़ी नहीं बनाऊंगा, वो छोटा सा वीडियो एक छोटे से संक्षिप्त में बना रहा हूं। आशा है कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को किसी भी विभाग में डालने से पहले उनकी शिक्षा दीक्षा के संबंध में एक छोटी सी बात इसमें और है। यह एक दायित्व है ज्योतिष, जो मुझे लगता है कि वेदों का एक बहुत बड़ा उपांग है और बीच के कुछ विप्लव काल में हम लोगों ने इसका महत्व भुला दिया है। और आप जानेंगे कि यह एक बेस्ट रेमेडिकल पार्ट है। और मुझे लगता है कि एडवांस जो कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि होती है, एडवांस जो एजुकेशनल काउंसलिंग की दृष्टि होती है, अगर हम ज्योतिष के माध्यम से करें, एक एक्सपर्टाइज के माध्यम से, तो हम उस बच्चे को एकदम सही सलाह दे सकते हैं। और बच्चा शुरुआत में भले अच्छा न कर पाए, लेकिन जैसे ही अच्छी दशा महादशा आएगी, इसमें दशा महादशा के आधार पर योगों को जोड़ करके उसे गाइडलाइन करके उस विभाग में मजबूत किया जा सकता है जिस विभाग में वो जाना चाहता है। जैसे हमारे एक मित्र थे, मैंने कहा था कि आप जो है, आपका जो राजयोग, आप निश्चित रूप से राजयोग का काल घटित होगा, ये घटित होगा 40 वर्ष के बाद। उन्होंने कहा कि कोई स्थिति नहीं है, 40 वर्ष में कैसे घटित होगा। मेरी बात नहीं मानते थे और उन्होंने कहा कि बहुत प्रयास कर रहा हूं, कोई राजयोग का काल घटित नहीं हो रहा है, और इस चीज को बार बार निग्लेक्ट कर देते थे। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष में कौन सा राजयोग घटित होगा, और कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं, साधारण सी शिक्षा है। शिक्षा के कारण समय बीतता गया, वो अपने बिजनेस में लगे थे, धीरे धीरे जो है अपना पढ़ाई कर रहे थे, और अचानक उनके जीवन में जैसे ही उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया, अचानक ही उनको असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिला। और उन्होंने कहा कि बात आप सही कहे कि 40 वर्ष में भी किसी का राजयोग घट सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब दशा के समय ये अगर ये प्रॉमिस करता है तो दशा पे भी नजर बनाए रखिए। जिस समय वो दशा चलेगी, आप उस मंत्री पद पे लड़ जाइए, आप विधायकी लड़ जाइए, आप सांसदी लड़ जाइए, आप प्रधानी लड़ जाइए, आप महापंचायत लड़ जाइए। तो जो व्यक्ति की एज 50-60 बाउंड हो गई है, मतलब सरकारी नौकरी लायक नहीं है, अगर वो भी इन चीज को प्रॉमिस कर लें और भविष्य में ज्वाइन करें तो उन्हें सरकारी पद अथवा चमर मिल सकता है, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद आप लोगों के कुंडली देखने के लिए। कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाएं, मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है आपसे। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपने कमेंट देकर सुझाव भी दे करें। धन्यवाद।